गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम इंद्राज सैनी और मैं आज बात करने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फिजिक्स की। बीएससी पार्ट फर्स्ट आपका पेपर है फिजिक्स। तो फिजिक्स की थ्योरी पढ़ने से पहले आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसमें फिजिक्स में कितने पेपर हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में कितने पेपर चल रहे हैं, पेपरों के मार्क्स कितने हैं, मिनिमम पास मार्किंग कितनी है, पास होने का जो तरीका है वो क्या है, पेपर पैटर्न कैसा है, कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर। तो इन चीज़ों का पहले थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं इनको और उसके बाद में हम आगे इसकी थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो फिजिक्स है, आपके फिजिक्स का जो पेपर है वो मैक्सिमम जो मार्क्स हैं वो 100 के हैं और जो मिनिमम पास मार्किंग है वो 36 नंबर है। ठीक है, तो 36 नंबर कैसे आए? यहाँ पे जो फिजिक्स है आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको 3 पार्टों में अर्थात 3 पेपर का नाम दिया गया है, 3 पेपर में बांटा गया है। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पेपर हैं आपके और 3 पेपर, ये पेपर फर्स्ट का जो नाम है वो है मैकेनिक्स, पेपर जो सेकंड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पेपर जो थर्ड है आपका वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, यांत्रिकी, विद्युत चुंबकीय की और ऑप्टिक्स प्रकाशिकी। तो ये प्रत्येक पेपर जो है आपका 33 और ये लास्ट वाला जो पेपर थर्ड है आपका ऑप्टिक्स वो 34 नंबर का है। इसमें प्रत्येक पेपर में पास मार्किंग के लिए आपको 12 नंबर लाने की जरूरत है, प्रत्येक में 12 नंबर लाने की जरूरत है। लेकिन जो आपकी यदि आप बीएससी फर्स्ट ईयर के साथ दे रहे हो तो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 12 नंबर आए। यदि कम नंबर आकर भी आपके टोटल नंबर तीनों पेपर मिला के आपके यदि 36 नंबर हो जाते हैं तो आप इसमें पास हो जाओगे। यदि तीनों को मिला के भी 36 नंबर नहीं होते हैं तो आपका जिस पेपर में आपके 12 से कम नंबर आए हैं वो पेपर बैक लग जाएगा और उसको आप फिर अगले सेकेंड ईयर के साथ उसको देना पड़ेगा। तो अच्छा है कि तीनों में कैसे भी मिल मिला के आप फर्स्ट ईयर में ही 36 नंबर लेके आ जाओ। यदि किसी को पास होना है और जो जिसको अच्छे अंक लाने हैं वो तो शुरू से पढ़ ही रहा होगा और पढ़ेगा। ठीक है, तो उसकी तो ये 36 का चक्कर ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जो पास मार्किंग के लिए सोच रहा है वो कैसे भी कर करा के इन तीनों पेपर्स में 36 नंबर लेके आ जाओ। चाहे से इन दोनों पेपर को मिला के 36 नंबर हो जाए, इसमें 0 या 1-2 नंबर आ जाए तो भी आप पास हो जाओगे। लेकिन यदि एक बार यदि ये पेपर छूट गया, बैक लग गई, तो फिर इसको पास करने के लिए फिर 12 नंबर ही चाहिएंगे। 12 नंबर से कम यदि आएंगे तो ये फेल ही होता रहेगा हमेशा। ठीक है, तो अब ये तो थे आपके पेपर के नाम। अब हम बात करते हैं पेपर पैटर्न। जो पेपर का पैटर्न है वो क्या होगा? तो पेपर का जो पैटर्न है, इस पेपर पैटर्न में आपके 5 क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, 5 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक पेपर के अंदर। पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका वो कंपल्सरी होगा, ये कंपल्सरी होगा और इसमें आपके 6 पार्ट होंगे। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट में आपके 6 पार्ट होंगे जो कि 9 मार्क्स का है, जो कि 9 मार्क्स का है। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5, ये 2, 3, 4, 5 ये क्वेश्चन हो गए 4। ठीक है, तो ये चारों जो क्वेश्चन है आपके यूनिट वाइज आएंगे। चारों क्वेश्चन आपके यूनिट से आएंगे और प्रत्येक यूनिट से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन होगा प्रत्येक यूनिट से
और ये जो क्वेश्चन होगा ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ए एंड बी। ठीक है, जहाँ पे ये जो ए पार्ट है आपका ये करना कंपल्सरी है, ये करना कंपल्सरी है, सभी के लिए कंपल्सरी होगा। जबकि जो ये बी पार्ट है इसमें 2 पार्ट होंगे, और लगा के 2 पार्ट होंगे, जिसमें आपका जो इच्छा करे वो क्वेश्चन आप कर सकते हो, अर्थात ये चॉइस वाला क्वेश्चन होगा बी में, जो इच्छा हो वो इस चूज करके इसको कर सकते हो। तो ये जो प्रत्येक क्वेश्चन है 2 से 5 तक, ये प्रत्येक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, ठीक है ना, ये 6 मार्क्स का होगा। और ये जो ए और बी पार्ट है ये 3 पार्ट के होंगे, 3 नंबर के होंगे। ठीक है, तो ऐसे कुल मिला के ये जो पेपर है, पेपर फर्स्ट 33 और ये 33 और ये 34 नंबर का होगा। ठीक है, इसमें एक जो है आपका है प्रैक्टिकल, ठीक है, जो 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें पास मार्किंग के लिए आपको 18 नंबर चाहिए, 18 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपकी सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। अब हम पेपर की बात करते हैं। जो पेपर है, ठीक है, पेपर में प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट होंगी, प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट होगी, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड, यूनिट 4। प्रत्येक पेपर में यूनिट 6 होंगी और प्रत्येक से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से 1 क्वेश्चन होगा और ये 6 नंबर का होगा। ठीक है, और जो ये एक क्वेश्चन आएगा 6 नंबर का, ये 2 भागों में डिवाइडेड होगा, ए और बी में। जो ए है कंपल्सरी होगा 3 नंबर का, और बी है वो और में आएंगे, चॉइस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको जो भी इच्छा हो वो चूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ तक मुझे आशा है कि सिलेबस के समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न है वो भी समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके पुनः देखें, आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं थ्योरी की। तो थ्योरी में हम पेपर फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स, जो आपका मैकेनिक्स है। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट है, इसमें भी इस मैकेनिक्स को भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड किया गया है। तो हम यहाँ पे यूनिट वाइज स्टडी करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट, इसमें हम फर्स्ट जो ले रहे हैं यूनिट, पहली यूनिट है आपकी जो है फिजिकल लॉ, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिजिकल लॉज एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर हम जो भी भौतिक नियम हैं उनके बारे में बात करेंगे और निर्देश तंत्र क्या होते हैं। ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश तंत्र ये क्या होते हैं, ये हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरत है। ठीक है, इनके बिना क्या हमारी जो लाइफ है वो संभव है क्या, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना हम चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं, उनकी पोजीशन, उसके रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई, ठीक है ना, हर किसी की के भी बारे में बता सकते हैं क्या। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत महत्व है, इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो निर्देश तंत्र, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, निर्देश
तंत्र। निर्देश तंत्र क्या होता है? व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो इसको निर्देश तंत्र को समझने से पहले यदि आपको एक कुछ चीज़ें समझनी होगी, ठीक है ना, कुछ चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि वो चीज़ आपको पता है तो बड़ी आसानी होगी निर्देश तंत्र को समझने में। ठीक है, तो जो नॉर्मल है, जो यूजुअली हम लाइफ में देखते हैं कि कोई भी आपका पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी कण है आपका, या कोई भी पिंड है, निकाय है, बहुत सारी कुछ भी ले लीजिए, कोई भी वस्तु है, तो हम यहाँ पे कण लेके चल रहे हैं कि कोई भी कण है तो कण की कितनी अवस्थाएं हो सकती है, स्थिति के अनुसार, स्थिति के आधार पर कण की कितनी अवस्थाएं हो सकती है। तो स्थिति के आधार पर कण की यहाँ पे दो अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट स्थिरावस्था, स्थिरावस्था, और सेकंड जो है आपकी गत्यावस्था। सेकंड जो है आपकी गत्यावस्था, एट रेस्ट एंड मोशन, ये दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो स्थिर अवस्था जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्थिर अवस्था अर्थात यदि किसी पार्टिकल की अवस्था में, स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो पार्टिकल की अवस्था स्थिरावस्था कहलाती है। गत्यावस्था मतलब गति की अवस्था, अर्थात यदि किसी पार्टिकल की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, अर्थात अलग अलग समय पर हम पार्टिकल को अलग अलग स्थिति पर देखते हैं, तो पार्टिकल की यह अवस्था क्या, कौन सी अवस्था कहलाती है? गत्यावस्था। ठीक है ना, मोशन स्टेट, मोशन की अवस्था में कहलाती है। तो यहाँ पे जो ये दोनों अवस्थाएं हैं, स्थिरावस्था और गत्यावस्था, देखो इन दोनों अवस्थाओं को हम ऐसे नहीं बता सकते कि भाई ये गति कर रहा है, ये रुका हुआ है, ठीक है ना, डायरेक्ट ऐसे देख के नहीं बता सकते। देखो यहाँ पे तो प्रकृति के अंदर है, यूनिवर्स के अंदर है, इन अवस्थाओं को भी दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। वो कौन सी दो अवस्थाएं हैं? इन दोनों को भी दो अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। इधर ध्यान देना, समझना। एक तो सापेक्ष अवस्था, एक तो है आपकी सापेक्ष अवस्था, ठीक है, और एक जो सेकंड है वो है आपकी निरपेक्ष अवस्था। ओके, निरपेक्ष अवस्था, ठीक है, रिलेटिव स्टेट एंड एब्सोल्यूट स्टेट। ठीक है, सापेक्ष अवस्था और निरपेक्ष अवस्था। तो सापेक्ष अवस्था में क्या होता है कि हम किसी भी पार्टिकल की या पिंड की जो स्थिति बताते हैं, ठीक है ना, वो किसी को रिलेट करके बताते हैं। ठीक है, कि भाई इसके सापेक्ष ये वहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम क्लासरूम में तो है नहीं, तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा नहीं सकता, सिर्फ आपको डायरेक्ट ये बोर्ड ही दिख रहा है। लेकिन आप इमेज कीजिए, आप क्लासरूम में बैठे हुए हो और आपके सर के ऊपर फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो फैन की हम अवस्था को बताएंगे कि फैन की जो स्थिति है वो कहाँ पे है, या आपके रूम में आप जहाँ बैठे होंगे वहाँ पे रूम में आपका फैन लगा हुआ होगा। ठीक है, तो देखिए उसको और आप बताइए कि उसकी पोजीशन क्या है। तो आप कैसे बताओगे कि डायरेक्ट फैन छत के ऊपर लटका हुआ है। ठीक है, तो छत के ऊपर लटका हुआ है, छत कहाँ है? ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आपको रिलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेट क्या करोगे? तो अब कोई दूसरा पूछ रहा है कि आपसे बताइए फैन कहाँ पे है, फैन कहाँ रखा हुआ है या लटका हुआ है, तो आप बताओगे कि भाई फैन छत के ऊपर लटका हुआ है। तो अब ये जो पोजीशन आपने बताई छत के ऊपर लटका हुआ है, वो किसके सापेक्ष बताया? तो वो जो सापेक्ष बताया वो आपने अपने ही सापेक्ष बताया उसको कि भाई मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ उस वो रूम है और उस रूम की जो छत है उस छत के ऊपर वो फैन उसके यदि सेंटर में लटका हुआ तो भी सेंटर में लगा हुआ है। तो वो आपने अपने सापेक्ष बताया है कि फैन वहाँ पे लगा हुआ है। तो आप स्वयं क्या हो गए? निर्देश तंत्र हो गए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही किसी भी रूम में पड़ी जो चेयर है, टेबल है, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है ना, बाहर जैसे कोई बाइक चल रही है, ठीक है, तो अब देखो यहाँ से और भी अच्छा आपको समझ में आएगा। जो बाइक चल रही है और मान लो कि आप ही उसको चला रहे हो, ठीक है, तो अब बताइए कि वो बाइक स्थिर अवस्था में है
या गत्यावस्था में है। मैं पूछ रहा हूँ कि आप बाइक को चला रहे हैं, ठीक है ना, आप बाइक के ऊपर बैठे हैं, तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो बाइक है वो स्थिरावस्था में है या गत्यावस्था में है, तो उसकी कौन सी अवस्था होगी वहाँ पे बताइए। तो सोचिए, थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और सोच के बताइए। देखिए यहाँ पे क्या है, उस बाइक को देखा किसके सापेक्ष जा रहा है, उस बाइक को देखा किसके सापेक्ष जा रहा है, आप खुद देख रहे हैं उस बाइक को, ठीक है, अपने सापेक्ष, या कोई दूसरा उस बाइक को देख रहा है अपने सापेक्ष, जो कि सड़क के किनारे पे खड़ा है, ठीक है ना, वो देख रहा है उस बाइक को। तो यदि आप उस बाइक को देख रहे हैं आपके सापेक्ष, तो आपके सापेक्ष वो बाइक रेस्ट अवस्था में है, ठीक है ना। जो ये आपकी बाइक है, आप बाइक के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और एक यहाँ पे जो ये सड़क है आपकी, यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, ये, और एक ये देख रहा है इस बाइक को। तो ये जो बाइक है ये चल रही है, ठीक है ना, किसी वेलोसिटी v से चल रही है, तो ये आप है, तो आपके सापेक्ष ये जो बाइक की अवस्था है वो है रेस्ट अवस्था, स्थिरावस्था। क्योंकि आपके सापेक्ष बाइक किस वेलोसिटी से मूव कर रही है बताइए, 0, 0, क्योंकि आपकी वेलोसिटी भी v है, बाइक की वेलोसिटी भी v है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो आपको ये बाइक हमेशा रेस्ट में लगेगी, आप हमेशा ही इस बाइक के ऊपर बैठे रहेंगे। ये नहीं है कि बाइक आगे चली जाएगी आप पीछे छूट जाओगे, ठीक है। जबकि ये जो बंदा है इस बाइक को देख रहा है, यहाँ से इस बंदे को ये बाइक चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इस बाइक की पोजीशन चेंज होती जा रही है, पहले यहाँ थी, अब यहाँ गई, आगे यहाँ चली जाएगी। तो इसके लिए इस बाइक की जो पोजीशन है वो है गत्यावस्था। इसके लिए इस बाइक की जो पोजीशन है वो गत्यावस्था, अर्थात अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्थिरावस्था और गत्यावस्था ये दोनों ही क्या है, सापेक्ष अवस्थाएं हैं। इन दोनों को हम सीधा नहीं बता सकते कि ये स्थिर है या गत्यावस्था में है, ठीक है। हमको यहाँ पे किसी चीज से रिलेट करना पड़ेगा कि हम उस चीज को बता किसके सापेक्ष रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम देखें कि हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं, अब एक ये एग्जाम्पल ले लो, तो क्या आपको अर्थ घूमती हुई दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रही है वो तो भगवान है, ठीक है। बाकी सबको ये रेस्ट में दिखाई दे रही है, हम जहाँ खड़े हैं हमारे पैरों के नीचे की जो जमीन है वो वही की वही है, ठीक है। इसका मतलब ये रेस्ट में है। जबकि यदि हम इसी को अर्थ से बाहर जाके देखेंगे, स्पेस से जाके देखेंगे, तो ये जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, ठीक है ना, अपनी दूरी के ऊपर भी रोटेट कर रही है और सन के चारों तरफ भी रोटेट कर रही है। इसका मतलब जो हम यहाँ पे अर्थ पे जो खड़ा है वो देख रहा है उसके लिए स्थिरावस्था में है ये, जबकि स्पेस में जो खड़ा है उसके लिए गत्यावस्था में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्थिरावस्था और गत्यावस्था है वो सापेक्ष अवस्थाएं होती है। ये दोनों ही क्या होती हैं, ये दोनों अवस्थाएं ही क्या है, सापेक्ष अवस्था है, ठीक है। रही दूसरी निरपेक्ष अवस्था, तो भाई फिर बताइए निरपेक्ष अवस्था क्या होती है। तो देखिए निरपेक्ष अवस्था क्या होती है कि जो भी भौतिक राशियां हैं, अपनी भौतिक राशियां मतलब जैसे लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ठीक है ना, आपके कलर्स हैं, जो भी हैं आपके, ठीक है ना, द्रव्यमान है, तो ये सारी भौतिक राशियां यदि इन राशियों का अपन मापन करें, मेजरमेंट करें, ठीक है, और वो भी अलग अलग स्थिति के ऊपर, जैसे
एक बार हमने अर्थ के ऊपर इसका मेजरमेंट कर लिया, ठीक है ना, एक बार हमने ध्रुवों के ऊपर इसका जाके इसका मेजरमेंट कर लिया, एक बार हम जो इक्वेटर होती है अर्थ की वहाँ पे जाके इसका मेजरमेंट किया, स्पेस में जाके इस पर मेजरमेंट किया, किसी एयरक्राफ्ट में बैठकर इसका मेजरमेंट किया। जैसे हम एक लेंथ ले लेते हैं, चलो ठीक है ना, एक एग्जांपल ले लेते हैं लेंथ, ठीक है। तो ये मेरे पास ये चौक का टुकड़ा है, इसकी लेंथ है L, ठीक है, और मैं इसका मेजरमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे अर्थ के ऊपर, ठीक है, तुरंत। तो मैंने इसका मेजरमेंट किया और इसकी लंबाई आई L, ओके, कितनी लंबाई आई L, ठीक है, यहाँ पे L आ रही है। अब मैं इसका मेजरमेंट स्पेस में जाके करूँ तो मेरे को इसकी लंबाई क्या मिलनी चाहिए, L मिलनी चाहिए, चलो मिलेगी। यदि मैं किसी एयरक्राफ्ट में इसका मेजरमेंट करूँ, ठीक है ना, किसी एयरक्राफ्ट में इसका मेजरमेंट करूँ, जो हवाई जहाज होते हैं आपके, ठीक है, इसके अंदर बैठ के यहाँ से इस L लंबाई जो अभी मेरे पास चौक है, इस L लंबाई का मेजरमेंट करूं, जो कि ये v वेग से मूव कर रहा है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट c है ये, ठीक है ना, ये जो इसकी वेलोसिटी है v ऑलमोस्ट c। तो मैं यदि इसके अंदर बैठकर या इसके अंदर बैठा कोई भी व्यक्ति इसका मेजरमेंट करेगा तो उसको ये जो है L, ये L दिखाई नहीं देगी, वो कितनी दिखाई देगी, ये दिखाई देगी L प्राइम इक्वल टू L रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो जो ये चौक का टुकड़ा था जिसकी लंबाई L थी, ठीक है, अब इस एयरक्राफ्ट में जिसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू c, यहाँ पे लाइट वेलोसिटी है, तो उसको ये जो लंबाई है L, वो L प्राइम इक्वल टू L रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर दिखाई देगी, अर्थात इसको छोटी दिखाई देगी। ये L जो है ये जो चौक है वो छोटी दिखाई देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये भौतिक राशियां हैं, वो कोई सी भी भौतिक राशि ले लीजिएगा आप, ठीक ना, कोई भी, उनका मापन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते और उनको हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बता सकते भाई इसकी लंबाई L है, और दुनिया के किसी भी कोने में जाके अंतरिक्ष के स्पेस में कहीं पे भी जाके इसकी लंबाई आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, हमेशा L ही रहेगी। तो यदि हमेशा इसकी वैल्यू L ही रहेगी तो ये कहलाएगी निरपेक्ष अवस्था, इसकी निरपेक्ष वैल्यू कहलाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। लेकिन देखिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं, बता रहा है इसको, मैंने आपके सामने ये बोर्ड के ऊपर ये एक लाइन खींची है, ठीक है। तो बताइए कि ये लाइन जो है ये छोटी है या बड़ी है, कोई भी, ये छोटी है या बड़ी है, सोच के देखिए आप। अब मुझे पता है किसी के विचार चल रहे हैं, ये तो यार छोटी सी लाइन है, कोई देख रहा होगा कि यार बड़ी लाइन है, तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। अब बताइए, अब ये जो लाइन है ये छोटी है क्या बड़ी है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि सर ये जो लाइन है इसके सापेक्ष छोटी है, ठीक है। जबकि मैं पूछूं कि ये लाइन जो है, अब जो मैंने नहीं बनाई है, ये लाइन छोटी है क्या बड़ी है, तो आप बताओगे आसानी से कि सर ये लाइन बड़ी है। लेकिन अब बताइए ये लाइन क्या है, अब बताइए ये लाइन क्या है, तो अब आप बताओगे कि ये लाइन छोटी है, इसके सापेक्ष छोटी है, जबकि इसके सापेक्ष बड़ी है, ठीक है। तो इस दुनिया के अंदर निरपेक्ष अवस्था नाम की कोई चीज नहीं होती है, सारी चीजें सापेक्ष होती हैं। किसी भी चीज को बताने के लिए हमको किसी दूसरे चीज से रिलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। कोई बंदा लंबा है, कोई बंदा छोटा है, यदि उस बंदे के सामने लंबा बंदा आता है तो वो छोटा हो जाता है, छोटा बंदा आता है तो वो लंबा हो जाता है, ठीक है। यदि दुनिया के अंदर ये गोरा काला ये दो कलर होते, ये नहीं होता है तो पता ही नहीं चलता कौन गोरा है कौन काला है, ठीक है ना। तो जब दो कलर सामने आते हैं तो बता देते हैं भाई ये इससे अलग कलर है, ये वाइट है चमकीला है, ये ब्लैक है, चमक कम, इसकी चमक इससे कम है तो ये ब्लैक है। तो सभी अवस्थाएं सापेक्ष अवस्था होती है। इसका मतलब अभी आपने देखा कि हर चीज को बताने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है, एक निर्देश की जरूरत होती है, ठीक है ना।
तो उस वस्तु को जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरी वस्तु की स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं, व्यक्त करते हैं, उस वस्तु को हम क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र। तो अब हम बात करते हैं निर्देश तंत्र की। अब हम बात करते हैं निर्देश तंत्र की। ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो निर्देश तंत्र क्या होता है? ठीक है, तो वह पिंड या निकाय जिसके सापेक्ष हम किसी अन्य पिंड या निकाय की अवस्था को व्यक्त करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो देखो समझ यहाँ पे अच्छे को नहीं समझ में आता है कि निर्देश तंत्र वास्तव में बोला किसे जा रहा है। ठीक है, हाँ, अच्छों को नहीं समझ में आता है। तो देखिए हर वो चीज जिसके सापेक्ष हम किसी दूसरी चीज को बता रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? निर्देश तंत्र। ठीक है, आप अपने सापेक्ष, जैसे मैं कोई आपसे पूछे कि भाई ये बाइक कितनी रफ्तार से जा रही है, ठीक है ना, बाइक कितनी रफ्तार से जा रही है, तो आप तुरंत बताओ कि भाई ये 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। तो 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, ये आपने बताया, तो किसके सापेक्ष बताया? तो ये आपने बताया अपने सापेक्ष। ठीक है, हो सकता है कि किसी दूसरे के सापेक्ष वो बाइक रेस्ट में भी हो, वो 80 किलोमीटर की रफ्तार में चल रही है, लेकिन किसी दूसरे के सापेक्ष वो नहीं भी चल रही हो। जो अभी मैंने एग्जांपल बताया कि जिस बाइक को जो बंदा चला रहा है उसके सापेक्ष बाइक रेस्ट अवस्था में चल नहीं रही है, ठीक है, वो जीरो अवस्था में है, लेकिन आपके सापेक्ष वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चल रही है। तो उस बाइक के लिए आप क्या हुए? खुद निर्देश तंत्र। आप खुद क्या कहलाते हैं? निर्देश तंत्र। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा बता रहा है कि भाई हो सकता है आपके सापेक्ष वो 80 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हो और किसी दूसरे के सापेक्ष वो 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हो, एक के सापेक्ष वो रेस्ट में हो। अब वो 30 किलोमीटर क्या है कि वो बाइक तो 80 किलोमीटर की रफ्तार में चल रही है, उसी के साथ कोई दूसरा बंदा भी है जो 50 किलोमीटर की रफ्तार में उसी के अलोंग विथ गति कर रहा है। ठीक है, तो जब वो उसके अपने सापेक्ष उसकी रफ्तार को देखेगा, ठीक, तो वो कितना आएगा? 30 किलोमीटर। तो सभी को बताने के लिए हमको एक निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है, और जिसके सापेक्ष बताया जाता है वो खुद ही निर्देश तंत्र होता है। ठीक है, तो हम अपने दैनिक जीवन के अंदर में बता रहा था कि हमारा ये बहुत महत्व है निर्देश तंत्र का। ये से सारी चीज़ें नहीं होती, ये हमारा जो माइंड है वो बहुत चालाक है, ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन करता है इन चीज़ों की, पता ही नहीं चलता निर्देश तंत्र की जरूरत है या नहीं है। कोई भी चीज़ हम बताते हैं कि ये भाई इतना लंबा है, इतना इसका इतना वेट है, इतना ये गोरा है, काला है, पीला है, ठीक है, ये इतनी इसकी इतनी रफ्तार है, ठीक है ना, ये गहरा है, ये ऊंचा है, ये जितनी भी ये चीज़ें हैं ना, ये भाई इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, ये ज़्यादा ठंडा है, और भी जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीज़ें क्या है? रिलेटिव है। उन सारी चीज़ों को हम निर्देश तंत्र से ही बताते हैं, और ये जो हमारा माइंड है वो बड़ी तेज से ये कैलकुलेशन करता है बताने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि निर्देश तंत्र के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, और नोट्स भी बनवाएं, तो मैं नोट्स बोलता जाऊंगा, आप लिख लेना, या फिर मैं बोर्ड के ऊपर करवाऊं। चलो नोट्स के बारे में अगली क्लास में देखते हैं। यदि लिखाना होगा तो अगली क्लास में मैं तुरंत लिखाता जाऊंगा और आप लिखते जाना, या फिर मैं बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा, उतार दूंगा, आप उससे कॉपी मार लेना, जिससे आपके पास जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो तुरंत रिवाइज करने के लिए आपके पास कुछ मैटर हो। अदरवाइज इन वीडियोस को घुमा के देखना पड़ेगा, इसमें टाइम खराब होगा। ठीक है, तो एक बार ये तो समझने के लिए है, बाकी जो नोट्स हैं आप अपनी बुक्स में देख के भी बना सकते हैं,
यहाँ से मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आप उसको लिख लिया करें, अपनी एक नोटबुक बना लें, उसमें कॉपी कर लिया करें, ओके। और कुछ भी यदि प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स करें, जैसा भी होगा मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।